नमस्कार, सिटी चैनल में आपका स्वागत है। सिटी रिपोर्ट के आज के इस अंक के साथ मैं हूं रेशमा कश्यप। बच्चों के चेहरों की सर्जरी करके उनके चेहरों की मुस्कान को वापस लाने के लिए हमीरपुर रोटरी क्लब व स्माइल ट्रेन संस्था ने बीड़ा उठा लिया है। इसके तहत हमीरपुर ही नहीं अपितु हमीरपुर से बाहर के जिलों में भी खराब चेहरे वाले बच्चों की सर्जरी बिल्कुल निःशुल्क करवाने का कार्य किया जा रहा है। अब तक करीब 200 बच्चों के चेहरों को ठीक करवाया गया है। हमीरपुर में आयोजित इस निःशुल्क चिकित्सक कैंप में कटे फटे होंठ, मुंह व चेहरे वाले बच्चों की सर्जरी की गई। हमीरपुर में आयोजित किए गए चिकित्सा शिविर में दर्जनों बच्चों का इलाज किया गया और इस तरह से दर्जनों बच्चों ने दूर दूर से आकर अपना चेकअप करवाया। चेकअप के दौरान बच्चों को ऑपरेशन के लिए अलग अलग तारीख दी गई। इससे पहले कटे फटे होंठ और बच्चों के चेहरों को ठीक करने के लिए प्रदेश से बाहर बहुत सारा पैसा खर्च कर सर्जरी करवाई जाती थी, लेकिन संस्था द्वारा ऐसे बच्चों के भविष्य को लेकर फ्री सर्जरी करवाई जाने से समाज में बढ़िया काम किया जा रहा है। गौरतलब है कि पिछले कई सालों से स्माइल ट्रेन और रोटरी क्लब के सौजन्य से प्रदेश भर में इस तरह के बच्चों के इलाज के लिए काम किया जा रहा है। संस्था के पदाधिकारी डॉक्टर विनोद शर्मा और प्रेम ठाकुर ने बताया कि संस्था द्वारा प्रदेश भर में अब तक 200 से अधिक बच्चों की फ्री सर्जरी कर उन्हें ठीक किया गया है और बच्चों के चेहरों पर स्माइल लौटाई है। उन्होंने बताया कि इस शिविर में भी 20 बच्चों की सर्जरी की जाएगी। क्योंकि होंठ कटे हैं और तालू कटे होते हैं, उसकी ठाकुर नर्सिंग होम में फ्री सर्जरी होगी और उन बच्चों को जो दूर से आएंगे उनको आने जाने का खर्चा, रहने का, दवाइयों का सब खर्चा हिमाचल हेड एंड नेक की तरफ से दिया जाएगा। जो है रोटरी और स्माइल ट्रेन के सौजन्य से लगाया जा रहा है। आज जो है बच्चों का मेडिकल चेकअप होगा। फिर जो बच्चे जो हैं ठीक पाए जाएंगे उनको डेट दी जाएगी और अगले 1-2 महीने में ऑपरेशन होगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट और बच्चों के आने जाने का खर्चा भी स्माइल ट्रेन ही ये उठाएगा। अब तक कितने पेशेंट अभी तक जो है 200 से ऊपर ऑपरेशन कर चुके हैं हिमाचल में। 2 महीने पहले बरोट में किया था, वहाँ पर 9 केसेस आए थे। ठाकुर नर्सिंग में उनका सबका उपचार हुआ, ऑपरेशन हुआ और उनका जो है मुफ्त दवाइयाँ और उनको घर तक छोड़ा गया। सिटी चैनल के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट। प्रदेश भर के स्कूलों में कार्यरत शास्त्रीय अध्यापकों ने अपनी मांग को लेकर आवाज उठाना शुरू कर दिया है। हमीरपुर के कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में सोमवार को हिमाचल प्रदेश राजकीय संस्कृत शिक्षक परिषद की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में उन्होंने आगामी रणनीति तैयार की। बैठक की अध्यक्षता संस्कृत शिक्षक परिषद के प्रदेशाध्यक्ष ईश्वरदास धीमान ने की। कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हमीरपुर के परिसर में आयोजित प्रदेश स्तरीय बैठक में हमीरपुर, शिमला, कांगड़ा, कुल्लू, सिरमौर, चंबा, बिलासपुर और ऊना सहित सभी जिलों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक के दौरान शास्त्रीय शिक्षकों को स्नातक का दर्जा देने, शास्त्रीय स्नातकों को मिलने वाले 4400 ग्रेड पे को 5000 करने की मांग की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि जल्द ही एजेंडा तैयार कर सरकार से बातचीत की जाएगी। साथ ही ये भी फैसला लिया गया कि जल्द ही मांगों को नहीं माना गया तो संघर्ष का रास्ता अख्तियार किया जाएगा। विशेष करके ये हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की प्रथम बैठक हो रही है और इस बैठक के मध्य शास्त्रीय शिक्षकों को स्नातक का दर्जा देने बारे और दूसरी जो हमारी मांग है शास्त्रीय स्नातकों की, विशेष करके शास्त्रियों की, वो है जो हमारा ग्रेड पे है 4400 रुपया, वो 5000 किया जाए। इस पर विशेष रूप से मंथन हो रहा है और इसी बैठक में हम समस्त प्रदेश के कार्यकारिणी के सदस्य एकत्र हुए हैं, जिसमें कि हमारे जिला प्रधान, जिला महासचिव एवं कोषाध्यक्ष और स्टेट कार्यकारिणी के सभी सदस्यों ने आज यहाँ पर भाग लिया है। इससे पहले आपकी सरकार से वार्ता हुई है या क्या हल निकला है? इससे पहले हम माननीय मुख्यमंत्री जी से एक औपचारिक रूप से मिले हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है कि इन 2 मुद्दों पर विशेष करके सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा और उसको कार्यान्वित करने की कोशिश की जाएगी। सिटी चैनल के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट। चेतना संस्थान बिलासपुर के तत्वावधान में कृष्णा उत्कर्ष संस्थान के अंतर्गत 15वें स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया और मुफ्त जांच और दवाइयों का लाभ प्राप्त किया। इस जांच शिविर का आयोजन पिछले 15 सालों से किया जा रहा है, जिसमें हजारों मरीजों को लाभ पहुंच रहा है।
कृष्णा उत्कर्ष संस्थान की ओर से बिलासपुर जिला के विजयपुर गांव में 15वां स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित किया गया, जिसमें आसपास के गांव के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस शिविर का आयोजन जेपी नड्डा की माता कृष्णा नड्डा की पुण्यतिथि पर किया गया। इसकी जानकारी देते हुए मल्लिका नड्डा ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि इस शिविर का लाभ लोगों को जरूर मिलेगा। कृष्णा उत्कर्ष संस्था के तत्वाधान में विजयपुर बिलासपुर में ये 15वां स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। हमारे पूज्य माता जी कृष्णा नड्डा के पुण्य स्मृति में ये आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। उसी भांति इस वर्ष भी इस निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग 100 अभी तक के पेशेंट्स आ चुके हैं और कैंप के अंत तक हमें उम्मीद है कि 300 स्वास्थ्य जांच हम कर सकेंगे। वहीं इस कैंप में दिल्ली से आए डॉक्टर वासु का कहना है कि इस शिविर के माध्यम से मरीजों को निःशुल्क जांच और दवाइयां दी जाती है। साथ ही उन्होंने कहा कि जांच के दौरान पता चलता है कि लोगों में अनीमिया रोग यानी खून की कमी है, जो चिंता का विषय है। देखिए, इन लोगों को जनरल अवेयरनेस हम लोग देते हैं, हेल्दी लिविंग, हेल्दी ईटिंग और अपने बॉडी का कैसे अच्छी तरह देखभाल किया जाए। और जहाँ तक इलाज की बात है वो तो हम लोग करते हैं, पेशेंट देखते हैं, कुछ जांचें करते हैं खून की, पेशाब की और दवा देते हैं। लेकिन इधर हम देख रहे हैं पिछले 3-4 साल से कि अनीमिया यानी कि खून की कमी ये काफ़ी हद तक कॉमन होता जा रहा है इस इलाके में। इस कैंप में आए लाभार्थियों का कहना है कि इस तरह के कैंप आयोजन से जहां गरीब लोगों को निःशुल्क जांच और दवाइयां मिलती है, वहीं बच्चों से बूढ़ों तक को इस शिविर का लाभ मिलता है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह के शिविरों का आयोजन लगातार होते रहना चाहिए ताकि लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। ये कैंप बहुत ही अच्छा कैंप है, इससे गरीब लोगों की मदद मिलती है और श्री जगत प्रकाश नड्डा जी हर साल इस कैंप को लगाते हैं और इससे लोगों को जो लोग गरीब हैं, दूर नहीं जा सकते, मुफ्त दवाइयाँ देते हैं सबको। तो ये बहुत ही अच्छा कैंप है और ये हर साल लगना चाहिए। ये बहुत अच्छा है जी, 15वीं बार लगा है। इस बार बहुत अच्छी दवाइयाँ मिलती हैं सबको और इससे बहुत सुविधा है गाँव के अंदर ही। अच्छे डॉक्टर आते हैं और ये सब नड्डा जी की मेहरबानी है, उन्हीं की बदौलत सब हो रहा है। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से विजय भारद्वाज की रिपोर्ट। केंद्र सरकार के द्वारा मनरेगा के बजट में की जा रही कटौती के खिलाफ सोमवार को भारतीय कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी व सीटू जिला कमेटी द्वारा सरकार के खिलाफ रैली निकालकर रोष प्रकट किया गया और डीसी हमीरपुर के माध्यम से अपनी मांगों को लेकर प्रधानमंत्री को ज्ञापन भी भेजा गया। हमीरपुर में सीपीआईएम व सीटू के बैनर तले मनरेगा में कार्यरत लोगों द्वारा मनरेगा के बजट में केंद्र सरकार द्वारा की जा रही कटौती के खिलाफ एक रैली निकाली गई व गांधी चौक पर धरना प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर मनरेगा में कार्यरत लोगों ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। लोगों ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार प्रदेश सरकार को मनरेगा का बजट नहीं दे रही है, जिसके कारण हजारों मजदूर बेरोजगार बैठे हैं। साथ ही मनरेगा में काम न देने पर कानूनन मिलने वाला बेरोजगारी भत्ता भी नहीं मिल रहा है, जिसके कारण लोगों को गुजारा करना मुश्किल हो गया है। इस मौके पर सीटू के प्रदेश महासचिव कश्मीर सिंह ठाकुर ने कहा कि सीटू द्वारा पूरे प्रदेश में केंद्र सरकार के खिलाफ मनरेगा बजट में की जा रही कटौती पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं केंद्र सरकार को एक ज्ञापन भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला हमीरपुर के हर ब्लॉक में धरना प्रदर्शन किया जाएगा ताकि केंद्र सरकार को निर्णय वापस लेने पर मजबूर किया जा सके। मनरेगा के सवाल को लेकर आज प्रदर्शन किया जा रहा है। केंद्र सरकार पूरे देश में मनरेगा का जो कानून है उसको बदलना चाहती है और पूरे देश में मनरेगा का जो बजट है उसमें कटौती कर दी गई है। इसलिए आज जो है हिमाचल प्रदेश में हर जिले में ऐसा प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि 4 महीने से मनरेगा मजदूरों को कहीं काम नहीं मिल रहा है। मनरेगा एक कानून है जहां 100 दिन का काम सुनिश्चित है। 100 दिन का काम ग्रामीण मजदूरों को देना पड़ेगा। अगर काम नहीं देते तो बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा। ना रोजगार मिल रहा है ना बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है। इसलिए आज हमीरपुर में प्रदर्शन हो रहा है, कल भोरंज में होगा, परसों बिजड़ में होगा, 16 तारीख को जो है सुजानपुर में होगा। इससे गांव के विकास के काम सारे रुक गए हैं। गांव के लोगों का जो रोजगार है वो छिन गया सारा। इसलिए आज ये प्रदर्शन हो रहा है और डीसी के माध्यम से आज मुख्य प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा और आगे अगर सरकार ये मनरेगा का बजट रिलीज नहीं करती है
तो आगे इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा। सिटी चैनल के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट। आपदा प्रबंधन विषय पर चंबा महाविद्यालय के छात्रों को जागरूक करने के उद्देश्य से चंबा महाविद्यालय में अग्निशमन विभाग द्वारा एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों को आग, भूकंप व अन्य आपदाओं की स्थिति से किस प्रकार निपटाने के बारे में जागरूक किया गया। चंबा महाविद्यालय के छात्रों को आपदा प्रबंधन विषय पर जागरूक करने के उद्देश्य से चंबा के कॉलेज सभागार में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों को आग पर काबू पाने व भूकंप की स्थिति में होने वाले नुकसान से बचने के उपाय बताए गए। इस दौरान चंबा महाविद्यालय की प्रधानाचार्य सुमन लता वेदी ने छात्रों को इस प्रकार की गतिविधियों को संजीदा ढंग से सीखने की बात कही, ताकि इस प्रकार की स्थिति में लोग हड़बड़ाहट के फैसले न लें और समझदारी से आपदा से बचा जा सके। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आजकल डेवलपमेंट का ज़माना है। डेवलपमेंट से हमारी बायोडाइवर्सिटी जो है वो अफेक्ट हो रही है। अभी इस पे हमने 3 दिन का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी किया और बायोडाइवर्सिटी अफेक्ट होने से हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस खराब हो रहा है। वैसे तो प्राकृतिक आपदाएं कभी भी, कहीं भी, किसी भी रूप में आ सकती हैं, पर क्योंकि हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस खराब हो रहा है, उसकी वजह से इनकी आशंका जो है वो बढ़ गई है। यदि प्राकृतिक आपदा हमारे ऊपर आन पड़ती है तो उससे कैसे निपटा जाए। आपदा तो आएगी। हमारे पास 2 प्रश्न हैं। पहला है कि हम वो स्टेप्स उठाएं जिससे प्राकृतिक आपदाएं कम से कम आए, और दूसरी बात कि अगर प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो उससे कैसे निपटें। उन्हीं सब बातों को समझाने के लिए यहाँ हमारे पास विभिन्न विभागों से लोग आए हैं। सिटी चैनल के लिए चंबा से पुनीत मल्होत्रा की रिपोर्ट। नियमितीकरण की मांग को लेकर हिमाचल प्रदेश पंचायत चौकीदार यूनियन की जिला चंबा इकाई द्वारा उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। यूनियन के सदस्यों का कहना है कि देश की आजादी के समय जब पंचायतों का गठन किया गया था, तब पंचायत चौकीदारों की नियुक्ति की गई थी, लेकिन सरकार ने नियुक्ति के बाद उनकी कोई सुध नहीं ली और आज भी कई पंचायत चौकीदार मात्र 2000 रुपए में अपने परिवार का पालन पोषण करने को मजबूर हैं। हिमाचल प्रदेश पंचायत चौकीदार यूनियन की जिला चंबा इकाई द्वारा अपनी मांगों को लेकर चंबा के उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। चौकीदार यूनियन के कर्मचारियों का कहना है कि कई कर्मचारियों को कार्य करते हुए 40 वर्ष से ऊपर का समय हो गया है, लेकिन अब तक सरकार द्वारा उनकी स्थायी नियुक्ति नहीं की गई है। वहीं उनका मानदेय भी काफी कम है, जिससे उनका गुजारा होना काफी मुश्किल है। अपनी समस्याओं को लेकर यूनियन द्वारा उपायुक्त चंबा को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। इस मौके पर पंचायत चौकीदार यूनियन के सचिव केहर सिंह ने बताया कि उनकी मांग है कि 8 वर्ष पूरा कर चुके सभी चौकीदारों को नियमित किया जाए और उससे कम कार्यकाल पूरा करने वाले पंचायत चौकीदारों को दैनिक भोगी कर्मचारी बनाया जाए। सेवानिवृत्ति पंचायत चौकीदारों की पेंशन का प्रावधान भी किया जाए। तो पंचायत चौकीदारों की एक मांग है कि देश की आज़ादी के बाद जैसे पंचायतों का गठन हुआ तो उस वक्त बतौर चपरासी एक पंचायत चौकीदार की नियुक्ति की गई थी, लेकिन 1952 से लेकर के आज दिन तक पंचायत चौकीदारों के बारे में किसी भी सरकार ने जो वो कुछ भी ना तो कोई ठोस नीति बनाई गई और ना ही इस वर्ग के वेतन में कोई बढ़ोतरी की गई। तो पंचायत चौकीदार यूनियन हिमाचल प्रदेश जो है वो आज एक ज्ञापन के माध्यम से सरकार को ये मांग पत्र देगा और जैसे ही अगर सरकार इस बात पर गौर करती है तो ठीक है, अन्यथा अगली कार्यवाही के लिए पंचायत चौकीदार यूनियन हिमाचल प्रदेश और खास करके जिला चंबा पूर्ण रूप से तैयार है। वैसे तो एक पंचायत चौकीदार को लगभग 20-25 वर्ष जो है वो इसमें काम करते हो गए हैं और जबकि कोर्ट का फैसला है कि किसी भी कर्मचारी को या किसी भी व्यक्ति को जो है वो 8 साल का कार्यकाल होने के बाद जो उसको नियमित किया जाता है, लेकिन यहाँ तो कईयों को 40 वर्ष भी हो गए हैं और आज दिन तक ना नियमित तो क्या बल्कि अभी 2000 रुपये जो वो महीने का मानदेय दिया जाता है और 2000 रुपये से जो कैसे पंचायत चौकीदार जो अपने बीवी बच्चों का पालन पोषण करेगा। सिटी चैनल के लिए चंबा से पुनीत मल्होत्रा की रिपोर्ट। राज्य सरकार प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने के प्रति वचनबद्ध है।
राजीव गांधी पंचायती राज सशक्तिकरण अभियान के तहत 55 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। पंचायतों को 1333 लैपटॉप उपलब्ध करवाए जाएंगे। ये जानकारी मुख्य संसदीय सचिव इंद्रदत्त लखनपाल ने जोली में लोगों की समस्याएं सुनने के उपरांत दी। इस दौरान मुख्य संसदीय सचिव ने पंचायत में युवकों को स्पोर्ट्स किट्स भी वितरित की। उन्होंने कहा कि पंचायतों में बेहतर कामकाज के लिए पंचायत सहायकों के सभी रिक्त पड़े पदों को भरने की प्रक्रिया आरंभ की गई है। शिमला में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की तरफ से राजकीय कन्या महाविद्यालय में 2 दिवसीय अंतर महाविद्यालय महिला व पुरुष जूडो प्रतियोगिता का शुभारंभ सोमवार को किया गया। इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर के 18 कॉलेज भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता का शुभारंभ राजकीय कन्या महाविद्यालय के प्रधानाचार्य मीरा वालिया ने किया। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की तरफ से राजकीय कन्या महाविद्यालय में 2 दिवसीय अंतर महाविद्यालय जूडो प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ सोमवार को RKMV की प्रधानाचार्य मीरा वालिया ने किया। इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर के 18 कॉलेजों के लगभग 120 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। RKMV की प्रधानाचार्य ने जानकारी देते हुए बताया कि इससे पहले उन्हें महाविद्यालय में टेबल टेनिस प्रतियोगिता करवाने का भी मौका मिला था। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएं इसलिए आयोजित की जाती है ताकि बच्चों में भाईचारा और प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा हो सके। इन प्रतियोगिताओं का जो उद्देश्य है, अब इसमें हमारा तो केवल काम इसको आयोजित करवाना है। ये HP यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित की जाती है। विभिन्न प्रतियोगिताओं में वेन्यू दिया जाता है। जैसे इस बार हमें RKMV को एक तो टेबल टेनिस चैम्पियनशिप मिली थी, एक हमें इस बार जूडो चैम्पियनशिप मिली है। इस तरह से ऐसी जो प्रतिस्पर्धाएं हैं, इनमें भाग लेके बच्चों को आपस में एक तो अच्छी तरह रहने की प्रेरणा मिलती है, कंपटीशन की स्पिरिट, और एक जो बेस्ट टीम है वो विजयी घोषित होगी और उसको ट्रॉफी भी मिलेगी। इसके अलावा पॉइंट्स मिलते हैं। इस तरह से बहुत से फ़ायदे होते हैं और जो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं हम एक पर्टिकुलर गेम में, वो हमें फ़ायदा होता है। शिमला के RKMV महाविद्यालय में 2 दिन तक चलने वाले HPU इंटर कॉलेज मैन एंड वुमेन जूडो चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश भर के 18 कॉलेजों में से 120 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। कैमरा पर्सन विक्रम कुमार के साथ अनीश चौहान, सिरचरण, शिमला। हिमाचल पथ परिवहन निगम मजदूर संघ पिछले काफी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत है। सरकार द्वारा परिवहन निगम कर्मचारियों की मांगों को अनदेखा किए जाने के विरोध में एक बार फिर परिवहन कर्मचारी सड़कों पर उतर आए हैं। सोमवार को परिवहन कर्मचारियों ने शिमला के पुराने बस अड्डे पर धरना प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। वहीं 14 अक्टूबर को प्रदेश भर में लगभग 2000 कर्मचारी शिमला में प्रदर्शन करेंगे। हिमाचल पथ परिवहन निगम मजदूर संघ ने अपनी मांगों को लेकर शिमला के पुराने बस अड्डे पर धरना प्रदर्शन किया और परिवहन निगम व प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हिमाचल परिवहन मजदूर संघ के प्रदेशाध्यक्ष जसमेर राणा ने बताया कि पिछले काफी समय से परिवहन मजदूर कर्मचारी अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रख रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा बार बार उनकी मांगों को अनदेखा किया जा रहा है, जिसके लिए अब परिवहन कर्मचारियों को एक बार फिर से आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा है। उन्होंने मांग की है कि परिवहन निगम में कर्मचारियों की नियुक्ति कमीशन आधार पर न की जाए और कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन 10,000 दिया जाए। उन्होंने कहा कि 14 अक्टूबर को प्रदेश के लगभग 2000 कर्मचारी शिमला में प्रदर्शन करेंगे। तो आज का धरना प्रदर्शन हो रहा है। 1 साल पहले हमने मैनेजिंग डायरेक्टर परिवहन मंत्री को एक डिमांड चार्टर सौंपा था, परंतु 1 साल बीत जाने के बाद उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। जब हमने इसका धरने का नोटिस दिया तो सरकार परिवहन कर्मचारियों से बातचीत करने के बजाय उसको टालने में व्यस्त हो गई और आज स्थिति ये है कि आज 13 तारीख है और कल हिमाचल प्रदेश के लगभग 2000 कर्मचारी शिमला के अंदर आकर धरना देंगे। हमारी कोई पैसे की मांग नहीं है, हम परिवहन को चलाने के लिए पॉलिसी की मांग कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक कंडक्ट अनुबंधित नीति बनाई हुई है और विभागों में नीति के तहत भर्ती हो रही है, परंतु परिवहन निगम में कमीशन पर पीसमेल के तहत ड्राइवरों को 6000, कंडक्टरों को 3000, क्या इससे गुजारा होता है? हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम कर्मचारी संघ द्वारा अपनी मांगों को लेकर पिछले काफी समय से संघर्ष किया जा रहा है, लेकिन उनकी मांगों को सरकार द्वारा अनदेखा किया जा रहा है और इसके विरोध में एक बार फिर से
परिवहन कर्मचारी सड़कों पर उतर आए हैं। सोमवार को परिवहन कर्मचारियों ने शिमला के पुराना बस अड्डा पर धरना प्रदर्शन किया। वहीं 14 अक्टूबर को प्रदेश भर से लगभग 2000 कर्मचारी धरना प्रदर्शन शिमला में करेंगे। कैमरामैन राजेंद्र काली के साथ मैं लक्ष्मी ठाकुर, सिटी चैनल शिमला। 16वीं रेड्डी हिमालयन रेडी बाइक्स प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर रहे अजय मेहता का सोलन पहुंचने पर लोगों ने भव्य स्वागत किया। अजय मेहता ने कहा कि पिछले वर्ष भी इस प्रतियोगिता में भाग लिया था, लेकिन वो इस रैली को पूरा नहीं कर पाए थे और इस बार उन्होंने बाइक्स रैली प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसमें कड़ी मेहनत और मां बाप के आशीर्वाद से वो प्रथम स्थान अर्जित कर पाए हैं। 16वीं रेड्डी हिमालयन बाइक्स रैली प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर रहे अजय मेहता का सोलन पहुंचने पर लोगों ने भव्य स्वागत किया। इस मौके पर शिमला संसदीय क्षेत्र के सांसद वीरेंद्र कश्यप, अर्की विधानसभा क्षेत्र के विधायक और सोलन भाजपा के अध्यक्ष गोविंद राम शर्मा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। 16वीं रेड्डी हिमालयन रैली में प्रथम स्थान पर रहे अजय मेहता ने कहा कि पिछले वर्ष भी इस प्रतियोगिता में भाग लिया था, लेकिन वे इस रैली को पूर्ण नहीं कर पाए थे। उन्होंने कहा कि इस बार बाइक्स रैली प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसमें कड़ी मेहनत और माँ बाप के आशीर्वाद से वे प्रथम स्थान पर रहे। अजय मेहता ने कहा कि 5 अक्टूबर को शिमला से ये रैली शुरू हुई थी, जो काजा में जाकर संपन्न हुई। उन्होंने कहा कि उन्हें देहरादून के चिन्मय बिष्ट से कड़ी चुनौती मिली, लेकिन उनकी हिम्मत व कड़ी मेहनत रंग लाई। उन्होंने युवाओं को संदेश दिया कि अगर उनके अंदर भी कुछ करने का जज्बा है तो वे आगे आए और अपने माँ बाप, प्रदेश और देश का नाम रोशन करें। सफर काफ़ी टफ था वैसे, पर मैंने ट्राई की थी, पिछले साल भी मैं गया था पर वो पूरी नहीं हो पाई, इसलिए मैं दोबारा से इसमें रैली में गया और पूरा कर पाया। इसमें मेरे पेरेंट्स का और सोलन के शहरवासियों का बहुत साथ रहा मेरा, तो मैं पूरा कर पाया। जैसे स्नोफॉल वगैरह हुआ, बर्फ़बारी हुई, काफ़ी टफ रास्ते था, तो फिर भी मैं चलता रहा मिलकर और इसलिए अपने शहर का और अपने माँ बाप का नाम मैंने रोशन किया। ये मुझे अपने फादर से मिली, उनकी बचपन से मुझे शौक़ था एक, तो मैं इसमें एक करता रहा और पार्टिसिपेट करता रहूँगा और शहर का नाम भी रोशन करूँगा। जी कहना चाहूँगा कि रोड पे ना करें रैश ड्राइविंग, और अगर आपको दिखाना है तो रैली में पार्टिसिपेट करें और अपने माँ बाप और अपने देश का नाम रोशन करें। रेड्डी हिमालयन रैली विश्व की 10वीं सबसे कठिन रैली में से एक है। गौरतलब है कि 16वीं रेड्डी हिमालयन रैली को केवल 30% प्रतिभागी ही सफलतापूर्वक पूरा कर पाए हैं। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस के अवसर पर शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर सोमवार को राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता शिमला आरट्रैक के चीफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल BS सच्चर ने की। लेफ्टिनेंट जनरल ने इस मौके पर कहा कि विभिन्न आपदाओं से निपटने के लिए साझे प्रयास अत्यंत आवश्यक हैं। इसलिए प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि आपदा के उपरांत पुनर्वास के लिए संयुक्त रूप से सम्मिलित होकर कार्य किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस के अवसर पर शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर सोमवार को राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता आरट्रैक के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल BS सच्चर ने की। इस मौके पर लेफ्टिनेंट जनरल BS सच्चर ने कहा कि विभिन्न आपदाओं से निपटने के लिए साझे प्रयास अत्यंत आवश्यक है। प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि आपदा के उपरांत पुनर्वास के लिए संयुक्त रूप से समन्वित होकर कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि ये अत्यंत आवश्यक है कि आपदा से निपटने के लिए सभी आवश्यक पूर्व तैयारियां की जाए। आपदा के दौरान जान व माल का नुकसान कम हो, इसके लिए जागरूकता जरूरी है। उन्होंने कहा कि भूकंप से बचने के लिए हमें भूकंप रोधी घरों का निर्माण करना चाहिए। हिमाचल प्रदेश भी भूकंप प्रभावी क्षेत्र के तहत आंका गया है। आपदा के पश्चात की स्थितियों से निपटने के लिए उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर राज्य में आई आपदा को मद्देनजर रखकर हमें तैयारी करनी चाहिए। उन्होंने इस अवसर पर होमगार्ड, ITBP, अग्निशमन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, भारत मौसम विभाग व शिमला नगर निगम द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनी के माध्यम से आपदा के समय निपटने के लिए हमारे पास साधनों व उपकरणों की कितनी उपलब्धता है और जागरूक होने का अवसर प्राप्त होता है। इस अवसर पर ITBP, होमगार्ड व अग्निशमन विभाग द्वारा मॉक ड्रिल का भी प्रदर्शन किया गया, जिसकी मुख्य अतिथि ने सराहना की और कहा कि इस मॉक ड्रिल के माध्यम से लोगों को आपदा के दौरान की स्थितियों से निपटने के लिए आवश्यक जानकारी प्राप्त हुई है। ये जो जागरूकता पैदा की जा रही है लोकल लेवल के ऊपर जो है,
लोगों को जो ये बताया जा रहा है ये, और जो खासकर जो स्कूल के बच्चे हैं उनके ज़रिए जो है इसको जो है आगे बढ़ाने का जो ये प्रोग्राम है ये बहुत अच्छा है। और हम आशा करते हैं कि इससे जो है आम नागरिक जो है खुद महसूस करेगा कि अगर कोई डिज़ास्टर हो, अगर कोई दुर्घटना हो तो किस प्रकार से वो बचाव कर सकता है। और जो बाकी जो NDMA है, फौज है, बाकी लेवल जो है वो किस स्टेज पे आएंगी। और पहली लेवल जो है जैसे कि अभी हमने एक्सपीरियंस किया है श्रीनगर के अंदर जब फ्लड्स हुए थे अभी हाल ही में, तो फौज ने, एयरफोर्स ने और NDMA ने तो लोगों को बचाया। बस ज़्यादातर लोग आपस में ही जो है लोकल लेवल के ऊपर ही लोगों ने मिल के लकड़ियों को जोड़ के किश्तियाँ बनाई और जो है वहाँ आगे बढ़ के जो है लोगों को, बच्चों को, औरतों को बाहर निकाला और उनकी मदद की। तो इस तरीके से अगर खुद हर नागरिक, हर सोसाइटी, अगर हर लोकल लेवल के ऊपर जो है NGO से इकट्ठा होके अपना जिम्मेवारी समझेंगे तो इकट्ठे मिल के जो है अगर कोई हादसा होता है, अगर कोई डिज़ास्टर होता है किसी भी तरह का, तो उससे जो है बचाव किया जा सकता है। उन्होंने इस अवसर पर स्कूली बच्चों द्वारा आपदा जागरूकता रैली को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर विभिन्न स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं द्वारा प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के प्रति जागरूकता पर आधारित नुक्कड़ नाटक का भी प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में उपायुक्त शिमला दिनेश मल्होत्रा, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण शिमला के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीरज कुमार, सैन्य व जिला प्रशासन के अधिकारी उपस्थित रहे। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ अनीश चौहान की रिपोर्ट। प्रदेश में अवैध खनन को रोकने के लिए 8 विभागों को शक्तियां दी गई है और नूरपुर के DSP मनोज जोशी ने लोगों से अपील की है कि अवैध खनन के खिलाफ अन्य विभागों की सहायता ले ताकि अवैध खनन करने वालों पर शिकंजा कसा जा सके। ये जानकारी नूरपुर के DSP मनोज जोशी ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान दी। प्रदेश में अवैध खनन को रोकने के लिए 8 विभागों को शक्तियां दी गई है और नूरपुर के DSP मनोज जोशी ने लोगों से अपील की है कि अवैध खनन के खिलाफ अन्य विभागों की सहायता ले। नूरपुर के DSP मनोज जोशी ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि अवैध खनन को रोकने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा 8 विभागों को शक्तियां प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि नूरपुर उपमंडल में अवैध खनन को रोकने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर 3 टीमों का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने पुलिस व प्रशासन के अलावा खनन को रोकने के लिए अन्य बहुत से विभागों को शक्तियां दी है, जिसमें PWD विभाग, IPH, फॉरेस्ट, ब्लॉक, राजस्व विभाग सहित लगभग 8 विभागों को शक्तियां प्रदान की गई है। नूरपुर उपमंडल में माइनिंग को रोकने के लिए जोन वाइज 3 टीम्स बनाई गई हैं, जिसमें हर एक टीम में एक अधिकारी को उसका चेयरमैन बनाया गया है। हर एक टीम में पुलिस बल साथ में रहेगा, कंसर्न डिपार्टमेंट जो कि माइनिंग डिपार्टमेंट है उसके कर्मचारी साथ में रहेंगे, व्हीकल सभी लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये अलग अलग टीम्स अपनी अपनी जोन में इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए जिम्मेदार होंगी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी माइनिंग रोकने के लिए पुलिस तथा प्रशासन के अलावा अन्य बहुत से विभागों को शक्तियां दी हैं, जिसमें PWD, IPH, फॉरेस्ट, ब्लॉक, रेवेन्यू ये सब शामिल है। सिटी चैनल के लिए नूरपुर से अजय गुलेरी की रिपोर्ट। नूरपुर के सामुदायिक भवन में VLO कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें नूरपुर के तहसीलदार अरुण शर्मा ने कार्यशाला की अध्यक्षता की। इस कार्यशाला में विभिन्न विभागों के VLO को सरकार की नीतियों के बारे में जानकारी प्रदान की गई। नूरपुर के सामुदायिक भवन में BLO की कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला की अध्यक्षता नूरपुर के तहसीलदार अरुण शर्मा ने की। इस मौके पर नूरपुर के तहसीलदार अरुण शर्मा ने बताया कि इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य 18 साल की आयु पार कर चुके युवाओं को मतदाता सूची में शामिल करना था। इस कार्यशाला में कई विभागों के कर्मचारी भी उपस्थित रहे। रूप से जो हमारे BLO हैं, बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं, और उनको ये ट्रेनिंग के लिए ये कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इसमें इनको बताया जा रहा है कि कैसे जो नए वोटर्स हैं, एडिशन होनी है, डिलीशन होनी है, उनको कैसे उन्होंने उसको एंटरटेन करना है। जो नए वोटर्स आए हैं उनको कैसे उनकी वोटें बनानी हैं। इनको बताया जा रहा है कि फॉर्म 6 से 8A 7 कैसे भरा जाना है, क्योंकि यही जो लोग हैं वो जो क्षेत्रीय स्तर पर कार्य करते हैं, और यही जो लोग हैं यही सुनिश्चित करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारे लोकतंत्र में जो वोटर्स हैं उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो। सिटी चैनल के लिए नूरपुर से अजय गुलेरी की रिपोर्ट।
बीते लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों के कारण शिमला के पॉश एरिया माने जाने वाले नाभा में स्टेट के लोगों के नाक में दम हो गया है। यहाँ शराब माफिया का बोलबाला इतना है कि आम आदमी का घरों से बाहर निकलना मुहाल हो गया है। रविवार को रात के अंधेरे में अवैध शराब के धंधे को अंजाम देने में जुटे एक शख्स को नाभा की समाज सेवा संस्था हितकारी के सदस्यों ने नाका लगाकर धर दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया। स्थानीय लोगों का नाभा में पुलिस गश्त बढ़ाने और आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने की मांग की है। कहने को तो शिमला का नाभा क्षेत्र पॉश एरिया माना जाता है, लेकिन यहाँ के लोग पिछले लंबे समय से काफी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वजह है शराब माफिया का बोलबाला और आपराधिक छवि के लोगों की आवाजाही। स्थानीय लोग इस बाबत पुलिस प्रशासन को कई बार अवगत करवा चुके हैं, लेकिन कोई खास नतीजा निकलते ना देख यहाँ के बाशिंदों ने ऐसे असामाजिक तत्वों से खुद ही निपटने का फैसला लिया और रात के अंधेरे में अनजान और संदिग्ध लोगों पर नजर रखनी शुरू भी कर दी। इसमें नाभा की हितकारिणी सभा ने अहम भूमिका निभाई और सभा के सदस्य रोजाना गश्त करते। रविवार रात को अपने इसी अभियान के दौरान उन्हें एक बड़ी सफलता हाथ लगी और अवैध शराब ले जाते समय एक शख्स को रंगे हाथ धर दबोचा और फिर पुलिस को सूचना देकर घटनास्थल पर बुलाया, साथ ही सिटी चैनल को सूचित किया। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग एकत्र हो गए। नगर निगम शिमला के उप महापौर टिकेंद्र पंवर और स्थानीय पार्षद शशि शेखर भी मौके पर पहुंचे। इस दौरान पुलिसकर्मियों और उप महापौर के बीच नाभा में सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर हल्की कहासुनी भी हुई। नाभा स्टेट हितकारी सभा के अध्यक्ष योगेंद्र जोशी ने इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी और पुलिस प्रशासन से नशा के कारोबारियों पर शिकंजा कसने और यहां की कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने की मांग की। कई दिनों से नाभा स्टेट में नशे की, व्यापार की और नशे की खुलेआम बिक्री के बारे में बहुत सारी लोगों की शिकायतें आ रही थी, जिसके लिए हमने अपनी पूरी निगरानी की टीमें बना के रात को चेक करते थे। आज रात हमने चेकिंग में हमारे को ये कुछ शराब की बोतलें यहाँ पाई गई और उस आदमी के साथ जो उधर शराब की बोतलें इकट्ठे करता था, 2-3 पॉइंट्स पर हमने शराब पकड़ी है। पुलिस को बुलाया है और पुलिस को हैंडओवर किया है सारा केस, ताकि इसके ऊपर पूरी कार्रवाई हो, ताकि यहाँ जो रिहायशी एरिया जहाँ गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ 450-500 फैमिलीज़ रहती हैं, वो यहाँ शांति से, आराम से और कानून व्यवस्था के मुताबिक रह सकें। और नशेखोरी की यहाँ बहुत ज़्यादा समस्या हुई है, जिसके लिए प्रशासन को भी इस बारे में जागरूक होना पड़ेगा और सही कार्रवाई करनी पड़ेगी और सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी, जिससे कि ये बुराई यहाँ बच्चों में, छोटे बच्चों में और इधर ना फैले। सभा की सदस्य पुनीता शर्मा ने कहा कि नाभा में आपराधिक गतिविधियों के बढ़ने से स्थानीय लोग, खासकर महिलाएं, खुद को काफी असुरक्षित महसूस करते हैं। उन्होंने पुलिस से मांग की है कि नाभा में पुलिस चौकसी बढ़ाई जाए। नाभा में बहुत समस्या है, जिसमें हितकारिणी सभा जो है वो बहुत ज्यादा काम करने के प्रयास कर रही है। इसमें मिस्टर जगदीश ने आज पूरी खेप पकड़ी है इसकी शराब की, तो उससे जितनी जल्दी हो सके पुलिस वालों को कह के कोई स्टेप उठाए। स्थानीय निवासी रणवीर सिंह ने नाभा में पुलिस गुमटी स्थापित करने की मांग की। यहाँ पे आइंदा के लिए ऐसी हरकत ना हो और हमने कई बार डिमांड कर दी हुई है कि यहाँ पे एक गुमटी का इंतजाम किया जाए, जिसके लिए एसपी साहब ने उसको पूरी तरह मान लिया है और इस एरिया में एसएचओ साहब की इंक्वायरी हो चुकी है और इंक्वायरी के बाद जो उन्होंने हमें इसकी इंफॉर्मेशन दी है, उस इंफॉर्मेशन में उन्होंने आईजी पुलिस को ये इंफॉर्मेशन दे दी है कि ये हकीकत में ये सही है और यहाँ पर गुमटी का होना बहुत जरूरी है। स्थानीय निवासी और वरिष्ठ पत्रकार अजय उनियाल ने कहा कि नाभा में शराब का अवैध कारोबार काफी समय से चल रहा था, जिसे रोकने के लिए स्थानीय लोगों ने मिलकर अभियान चलाया और शराब माफिया से जुड़े एक शख्स को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। नाभा में पिछले कई दिनों से शराब का गैर धंधा चल रहा है और आज जाकर नाभा के लोगों ने एक लड़के को यहाँ, जिसका नाम उससे तहकीकात चल रही है, वो पिछले काफ़ी दिनों से इस धंधे में लिप्त था और पुलिस भी आ गई है यहाँ और पूछताछ चल रही है। उसने 2-3 ठिकाने बताए हैं जहाँ से यह शराब बरामद हुई है। शिमला के पुलिस अधीक्षक डीडब्ल्यू नेगी ने बताया कि इस मामले में 40 बोतलें देसी शराब की पकड़ी गई हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। कल शाम को शिमला के नाभा एरिया में लोकल लोगों ने शराब माफिया के कुछ लोगों को पकड़ा। उन्होंने पुलिस को सूचित किया
पुलिस उसके बाद मौके पर गई। उन लोगों से लगभग 40 बोतल देसी व अंग्रेजी शराब की बोतलें रिकवर हुई हैं, जिसके ऊपर थाना बालूगंज में केस दर्ज करके उनके ऊपर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। नाभा की हितकारी सभा और स्थानीय लोगों ने जिस तरह से सूझबूझ और साहस का परिचय देकर अवैध शराब के कारोबार में जुड़े लोगों को दबोचकर पुलिस के हवाले किया है, उससे एक और जहां अन्य लोगों को प्रेरणा मिलेगी, वहीं पुलिस प्रशासन को भी अवैध कारोबार से जुड़े लोगों पर शिकंजा कसने में मदद मिलेगी। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार और अनीश चौहान के साथ मैं राकेश शर्मा। शिक्षण संस्थान LR इंस्टीट्यूट में प्रबंधन और शिक्षकों व गैर शिक्षक कर्मचारियों को वेतन न मिलने के कारण नए सत्र की पढ़ाई आरंभ नहीं हो पाई है, जिससे सोमवार को छात्रों ने शिक्षक व गैर शिक्षक कर्मचारियों के साथ मिलकर प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर कर्मचारी यूनियनों ने संस्थान के शिक्षकों व गैर शिक्षक कर्मचारियों के साथ दिया और प्रबंधन के खिलाफ नारे लगाए। सोलन के LR इंस्टीट्यूट में शिक्षक व गैर शिक्षक कर्मचारियों को वेतन न मिलने से उनमें रोष है। सोमवार को छात्रों ने भी शिक्षक व गैर शिक्षक कर्मचारियों के साथ मिलकर प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पिछले करीब 3 महीनों से वेतन न मिलने के कारण नए शिक्षा सत्र पर भी प्रभाव पड़ा है और छात्र हाल ही में त्योहारों की छुट्टी काटकर आए हैं। छात्रों का कहना है कि छात्रों को फिर से वापस घर भेजा जा रहा है, क्योंकि संस्थान के प्रबंधक और शिक्षकों के बीच समझौता होता दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं शिक्षकों का कहना है कि बिना तनख्वाह के वे कितने समय तक काम कर सकते हैं। पहले ही 3 महीने का बकाया प्रबंधन ने नहीं दिया है। ऐसा ही कुछ हाल गैर शिक्षक कर्मचारियों का भी है। वे भी 3 माह की तनख्वाह मिले बगैर ही नौकरी कर रहे हैं। छात्रों ने कहा कि उनका शिक्षा सत्र आरंभ नहीं हो पाया है, जिसका कारण शिक्षकों का संस्थान में न होना है। छात्रों का कहना है कि उन्होंने जो संस्थान को फीस दी है, उन पैसों का संस्थान ने क्या किया, इसका जवाब भी उन्हें दिया जाए। इस टीचर्स की स्ट्राइक की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान बच्चों का हो रहा है, क्योंकि इनकी जो पेमेंट है वो ना मिलने की वजह से हमारी पढ़ाई का सबसे ज़्यादा लॉस है। और ये हम मैनेजमेंट से यही जानना चाहते हैं, हम स्टूडेंट्स इसीलिए इकट्ठे हुए हैं ताकि वो हमें जवाब दे सके कि हमारी फ़ीस पे करने के बावजूद वो हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमारे टीचर्स हमें क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, क्यों उनके साथ ऐसा हो रहा है। वी ऑल आर डिमांडिंग दैट। एंड हमारे हॉस्टल में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, फूड की प्रॉब्लम है, हमें पानी की प्रॉब्लम है, कोई न्यूज़ और उसका कोई सोर्स नहीं है। जो हमें मैनेजमेंट से हमें सबसे बड़ी शिकायत यही है। 4-5 महीने हो गए हैं, काफ़ी ऐसे चल रहे हैं। हाँ जी, ये अगस्त से शुरू हो गया, इसमें शुरू से ही ऐसा हो रहा है सर। पढ़ाई रेगुलरली नहीं चल पा रही है, क्योंकि टीचर्स को भी ऐसे शुरू से उनकी पे नहीं मिल रही है, इसलिए हमें भी ढंग से थोड़ा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। ऑल फ्रॉम 3rd ईयर। सर मैनेजमेंट ने अभी तक हमसे तो कुछ बात नहीं की है। हम यही चाहते हैं कि वो हमसे भी बात करें, स्टूडेंट्स को भी जवाब दें कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे साथ। शिक्षकों ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उन्हें पहले भी समय पर वेतन नहीं मिलता था, लेकिन पिछले 3 महीने से तो वेतन के बगैर ही वे संस्थान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक संस्थान वेतन का भुगतान नहीं करता, वे संस्थान में कक्षाओं में नहीं जाएंगे। यहाँ पे 1 साल से प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। 1 साल से हमें कोई सैलरी सिस्टम नहीं है हमारा। हमें 3-3 मंथ के बाद आधी सैलरी, 1 सैलरी दी जाती है। हमारा कोई छुट्टियों का कोई हमारे छुट्टियों का कोई हमारा प्लान नहीं है भी कैसे हमें छुट्टियां देनी है, क्या प्रोसेस है, कुछ भी नहीं है। कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरा है कि हम हमारे जो अदर फेस्टिवल सीज़न निकल चुके हैं, इन अदर फेस्टिवल सीज़न हमने विदाउट सैलरी निकाले हैं। यहाँ पे 3.5 मंथ हो चुके हैं, हमारे पास कोई सैलरी नहीं है। हैंड टू माउथ की कंडीशन हो रखी है। और इसमें पूरा LR ग्रुप, पॉलीटेक्निक, फार्मेसी और इंजीनियरिंग कॉलेज है, इन सारे इन्वॉल्व हैं। हम सुबह से यहाँ पे बैठे हैं। छुट्टियों से जाने से पहले हम इनको एक रिटर्न में एप्लीकेशन लिख के गए थे कि अगर आप हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं करोगे तो ये 13 को हम ये चीज़ करेंगे, लेकिन इन्होंने कोई उस पर काम नहीं किया, इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। और आज भी कोई मैनेजमेंट का बंदा हमारे से कोई बात करने नहीं आया। तो हम चाहते हैं आपके मीडिया के हेल्प से कि ये इन्वॉल्व हों और हमारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें, अदरवाइज़ ये स्ट्राइक चलती जाएगी जब तक हमारी प्रॉब्लम सॉल्व आउट नहीं हो। गैर शिक्षक कर्मचारियों ने भी विरोध दर्ज करते हुए कहा कि उन्हें भी पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। 10 साल से नौकरी कर रहे हैं, तो अभी तक चलो पहले ऐसे चलो 28-29 को मिल जाती थी, अब तो जी 2-3 महीने से ये हाल है कि सैलरी बिल्कुल नहीं मिल रही सर। और हमारी और भी मांग है, जैसे मतलब छुट्टियों का है, PF नहीं कट रहा, कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, कोई मतलब कोई फैसिलिटी मतलब यहाँ पर हमारे को है नहीं जी। और जो पहले मैनेजमेंट थी वो चलो 28-29 को तनख्वाह मिल जाती थी। तो जब वो लोग कहते थे मालिक बैठे हुए यहाँ पर, मालिक आया नीचे से,
तो अब कोई हमने कई बार बात करने की कोशिश की, लेबर ऑफिस भी जाके आए पर वहाँ भी हमने लेटर वगैरह दिया, मांग पत्र दिया अपना। वहाँ इनको बुलाया था 9 तारीख की मीटिंग थी, वहाँ नहीं आया जी, वो भी नहीं आया ना, मतलब हम गए थे हाँ मीटिंग में, कोई भी नहीं आया ना हमारे से कोई बात करना। 3 महीने की सैलरी दे दे और आगे को सही सिस्टम बना दे, हमारी मांगे पूरी कर दे, मतलब 7 तारीख को मिलनी चाहिए। सभी ने एक सुर में कहा कि प्रबंधन से उनकी पहली बात हो चुकी थी और उनके आश्वासन पर वे अब तक कार्य करते रहे। उनका कहना है कि सोमवार का दिन निश्चित किया गया था कि उन्हें पिछला वेतन प्रबंधन द्वारा जारी कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा न होने पर मजबूरन उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश को एक गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए एक अच्छे शिक्षण संस्थानों का यहाँ पर स्थापना की थी, और जो आज उन बच्चों के भविष्य के साथ सरेआम खिलवाड़ करते दिखाई दे रहे हैं। आज LR संस्थान में नौबत यहाँ तक आ चुकी है कि यहाँ पे जो जितना भी फैकल्टी है, जो टीचिंग स्टाफ है, वो आज अपनी लगातार सेवाएं देने के बाद भी मैनेजमेंट की तरफ से इन्हें ना तो कोई वेतन दिए जा रहे हैं, और इसी के चलते जो यहाँ पे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं हजारों युवा, उनके भविष्य के साथ भी खिलवाड़ होता नजर आ रहा है। कैमरामैन दयाराम कश्यप के साथ सोमेता, सिटी चैनल, सोलन। सोलन के प्रसिद्ध व्यवसायी कुलभूषण गुप्ता ने सर्राफा बाजार में कदम रखते हुए रविवार को सोलन शहर के लोअर बाजार में भूषण ज्वेलर के नाम से आभूषण के शोरूम का शुभारंभ किया। इस शोरूम में त्योहारों के अवसर पर खास तौर पर गहनों की नई वैरायटी मौजूद है। सोना, चांदी और डायमंड की हर उच्चतम गुणवत्ता वाली ज्वेलरी यहां उपलब्ध करवाई गई है। उम्मीद है शोरूम में मिलने वाली आभूषणों की नई वैरायटी लोगों को पसंद आएगी। सोलन में भूषण आटा चक्की के नाम से प्रसिद्ध और कई वर्षों से शहरवासियों को उत्तम गुणवत्ता से भरपूर आटा बेचने वाले कुलभूषण गुप्ता ने आभूषण की दुनिया में भी कदम रख दिया है। भूषण ज्वेलर्स के नाम से नया आभूषण का शोरूम सोलन शहर के लोअर बाजार में खोला गया है, जिसका रविवार को उद्घाटन किया गया। नए खुले आभूषण के शोरूम में त्योहारों के अवसर पर खासतौर पर गहनों की नई वैरायटी मौजूद है। सोना, चांदी और डायमंड की हर प्रकार की उच्चतम गुणवत्ता वाली ज्वेलरी यहां उपलब्ध करवाई गई है। उद्घाटन के मौके पर शहर भर के प्रतिष्ठित लोग उपस्थित हुए, वहीं जनता की भी खासा भीड़ देखने को मिली। शोरूम के उद्घाटन अवसर पर लोगों ने त्योहारों के मौसम का फायदा उठाते हुए जमकर खरीदारी भी की। इस मौके पर कुलभूषण गुप्ता ने कहा कि वर्षों से आटा चक्की का कारोबार करने के उपरांत सर्राफा बाजार में कदम रखा है, जिसका मकसद आम जनता को अच्छी वैरायटी के गहने उपलब्ध करवाना है। भूषण की चक्की के नाम से ज्यादातर लोग जानते पहचानते हैं। मैंने जो है लगभग 50 साल पहले यहाँ अपनी एक चक्की लगाई थी, उससे काम स्टार्ट किया था। जिस टाइम मैंने काम स्टार्ट किया था तो मैंने 1 पैसा किलो, 1 नया पैसा किलो के हिसाब से पिसाई करनी शुरू की थी। आज हमारा बिजनेस रेपुटेशन बहुत मतलब ज़्यादा अच्छी बनाई है। व्यवहार और सही डीलिंग की वजह से हुई है। उसी श्रृंखला में 5-6 साल पहले हमारे परिवार में मेरी बहू ने काम शुरू किया था, ज्वेलरी का काम। उसका रिस्पांस बहुत अच्छा है मिला है, तो उसी रिस्पांस की वजह से हमने आज भी हरि मंदिर वाले गुरु जी के द्वारा हमने उद्घाटन कराया है, इसकी ओपनिंग कराई है, और ये ज्वेलरी का शोरूम हमने आज बनाया है। हम ग्राहकों की पूरी सेटिस्फेक्शन के लिए वचनबद्ध हैं, और हम कोई धोखा नहीं करेंगे ग्राहकों से। बिल्कुल हम अपना जो है ग्राहकों के विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश में। सिटी चैनल के लिए सोलन से पवन शर्मा के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। जिला प्रशासन के फरमानों से नाराज सोलन व्यापार मंडल के अध्यक्ष कुशल जेठी और सोलन के एसपी डॉक्टर रमेश छाजटा के बीच सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल की मौजूदगी में जबरदस्त तू-तू मैं हो गई। जिला प्रशासन व पुलिस से आ रही दिक्कतों को लेकर व्यापार मंडल ने मंत्री के साथ बैठक का आयोजन किया था। इस दौरान पुलिस पर कार्यवाही न करने का आरोप लगाने के बाद बैठक में माहौल गर्म हो गया और सोलन के एसपी डॉक्टर रमेश छाजटा व व्यापारियों के बीच जबरदस्त तू-तू मैं हो गई। बाद में माहौल जैसे तैसे शांत करवाया गया।
जिला प्रशासन के फरमानों से नाराज सोलन व्यापार मंडल के अध्यक्ष कुशल जेठी व एसपी सोलन डॉक्टर रमेश छाजटा के बीच सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल की मौजूदगी में ही जबरदस्त तू मैं हो गई। बात शूलिनी मेले के दौरान हुई मारपीट की घटना को लेकर शुरू हुई। इसके बाद व्यापार मंडल ने शहर में मॉल रोड पर नो एंट्री के दौरान पुलिस द्वारा हाथ से चलने वाले रिक्शा, साइकिल पर प्रतिबंध लगाने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि इससे व्यापार प्रभावित हो रहा है और जनता परेशान है। कोई व्यक्ति यदि मॉल रोड से सामान 6 बजे खरीदता है तो उसे उस सामान को अपने घर ले जाने के लिए 8 बजे नो एंट्री खुलने तक का इंतजार करना पड़ता है। इसके अलावा मंत्री के समक्ष व्यापार मंडल ने इस बात का भी रोष जताया कि पुलिस चालान करने में व्यस्त है और चोरी की घटनाओं को लेकर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। अभी तक हुई चोरी की घटनाओं में कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। चोर खुले में घूम रहे हैं और आम आदमी को पुलिस चालान करके परेशान करने में लगी हुई है। आज हम एक डेपुटेशन लेके माननीय मंत्री श्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल जी को मिले और हमारी पिछले दिनों से कुछ समस्याएं थी, उसको हमने माननीय मंत्री जी को और एडमिनिस्ट्रेशन को अवगत कराया। सबसे बड़ी समस्या हमारी माल रोड को लेकर थी। 5:30 बजे से 8 बजे तक जो नो एंट्री होती है उसमें इन्होंने पिछले दिनों से रिक्शा चालक भी बंद कर दिए, जिससे जनता को बड़ी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। दूसरा सबसे बड़ी समस्या हमारी एंक्रोचमेंट को लेके थी। एंक्रोचमेंट के हम खिलाफ है, लेकिन एंक्रोचमेंट के नाम के ऊपर प्रशासन ने पिछले दिनों से धुआंधार चलान का अभियान चला रखा था। नजायज तंग किया जा रहा था लोगों को। तो करते हमने गाड़ी लेके, स्कूटर लेके को गुनाह कर लिया। उस मामले में भी हमने माननीय मंत्री जी को अवगत कराया। उन्होंने प्रशासन को आदेश दिया कि नजायज किसी को तंग ना किया जाए और किसी का जबरदस्ती चलान ना किया जाए। दूसरा सबसे बड़ा हमारा आने वाला दिवाली का त्यौहार है। हमारे कुछ शंका थी कि इसको माल रोड को नो एंट्री करने जा रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक। उन्होंने मंत्री जी को अपनी समस्या रखी कि सवेरे से शाम तक बंद करने का, सिर्फ एक दिन दीपावली के दिन बंद करो या शूलिनी मेले को बंद होता था, वैसे अदरवाइज को बंद करने का कोई औचित्य नहीं है। और तीसरी बात हमने जो सबसे बड़ी माननीय मंत्री जी के समक्ष रखी कि सोलन का जो माल रोड है, ये माल रोड का कंपैरिजन हम शिमला या मनाली के माल रोड से क्यों करते हैं। प्रशासन के दिमाग में एक गलत फहमी है कि माल रोड घूमने के लिए, ये एक सोलन शहर का बिजनेस हब है, या व्यापार होता है, बिजनेस एक्टिविटीज होती है। ये कोई घूमने के लिए रिटायर्ड पर्सन घूमे, कोई इनकार थोड़ी है, लेकिन उसको उसके नाम के ऊपर ये नो एंट्री लगा के बिल्कुल बैन करके और नाजायज तंग करने के लिए जो प्रशासन अभियान चला उसको बंद करे। इसके अलावा बार बार मॉल रोड बंद करने को लेकर अधिसूचना जारी करने पर भी व्यापार मंडल ने रोष जताया। इसके बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद व्यापारियों व पुलिस के बीच आ रही दिक्कतों को मौके पर ही दूर करवाया। और ये निर्णय हुआ आपस का फैसला कि इस प्रकार के अगर हैंड ड्रिवन कार्ड कोई बाहर ले जाने हैं तो वो आराम से ले जा सकेंगे। और सचमुच ये फैसला हुआ कि भाई ये आप ही का अपना टाउन है, सभी शॉपकीपर्स ने किस प्रकार का नियंत्रण रखना है, कैसा अनुशासन फॉलो करना है, ये सब तरीके की एसपी साहब स्वयं थे, एएसपी थे और हमारे दूसरे अधिकारी एसडीएम साहब। तो मैं समझता हूँ इस प्रकार की कोई खास समस्या नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा रश हो जाता है और फेस्टिवल सीजन में थोड़ी चीज़ें ज़्यादा बिकती हैं तो कई बार कोई गाड़ी भी खड़ी कर देते हैं, इसलिए इसके लिए थोड़ी सी पुलिस की सख्ती जरूर आई बीच में, तो वो उसको भी हम मेंटेन रखेंगे। और किसी कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो, तो हर प्रकार का समाधान कर लिया गया है और आप उसमें किसी भी प्रकार की ना प्रशासन से या शासन से आपस में कोई मनमुटाव नहीं। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश एसएमसी शिक्षक संघ के मुख्य सलाहकार बीएल चौहान ने कहा कि एसएमसी शिक्षक संघ पिछले 29 सितंबर को मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से मिला था और उन्हें अपनी मांगों से अवगत करवाया था, लेकिन अभी तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से एसएमसी शिक्षक पूरे प्रदेश भर में अपनी निःशुल्क सेवाएं दे रहा है। बीएल चौहान ने कहा कि 16 नवंबर को एसएमसी संघ द्वारा शिमला में एक शांतिपूर्वक रैली निकाली जाएगी और मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी मांगों को रखा जाएगा। हमारी मुख्य मांगे जो पीछे हम सितंबर में 29 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे, हमारी मुख्य मांगे थी कि हम लोग स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की ओर से स्कूलों में रखे गए थे और पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं, निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं। कुछ एक स्कूल ऐसे हैं कि जहां पे एसएमसी के तहत हम कार्य कर रहे हैं और इसके उपरांत हम अभी नई नीति बनाई गई है जिसमें कि पीरियड आधार पर शिक्षक को रखा जा रहा है, जहां हम लोगों के लिए कोई भी
मान्यता नहीं दी जा रही है। हम लोगों की जगह जो मेरिट बेसिस पे आ रहा है उनको रखा जा रहा है। हम लोगों के लिए ना तो कोई एक्सपीरियंस दिया जा रहा है और ना कोई बेनिफिट दिया जा रहा है। हमने ये मांग रखी थी कि हमें एज इट इज़ स्कूल में रखा जाए और हमारा ना कोई इंटरव्यू लिया जाए। अगर इंटरव्यू लिया जाता है तो हमें 10 मार्क्स एक्स्ट्रा दिया जाए। तो अभी तक कोई ये हमारा मुख्य मांगों को अमल में नहीं लाया गया है। इसके उपरांत हमने 16 अक्टूबर को रैली रखी है, शांत रैली रखी है और अगर इसके उपरांत भी हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो 16 नवंबर को हमने उग्र आंदोलन और विशाल रैली निकाली जाएगी। और ये रैली कहाँ से कहाँ तक निकाली जाएगी? ये माल रोड से ओक ओवर निकाली जाएगी और इसमें अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाता तो हम अनशन भी कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल शिमला। अखिल भारतीय बैंक अधिकारी संघ ने वेतन पुनर्निर्धारण की मांग को लेकर अपने आंदोलन को और भी उग्र रूप देने के संकेत दिए हैं। 10 अक्टूबर को काले बिल्ले लगाकर अपना रोष व्यक्त कर चुके बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों ने अपनी मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर सहित कई अन्य केंद्रों में 13 अक्टूबर को रैली निकाली और धरना प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय बैंक अधिकारी संघ के सचिव गोपाल शर्मा ने सिटी चैनल से बात करते हुए कहा कि पिछले कई वर्षों से वेतन बढ़ोतरी की लंबित अपनी जायज मांगों को लेकर बैंक कर्मी भविष्य में अनिश्चितकालीन हड़ताल जैसे कदम उठाने से भी नहीं चूकेंगे। उन्होंने कहा, नवंबर के दूसरे सप्ताह में आगामी रणनीति तय करेंगे। बढ़ती महंगाई और वेतन बढ़ोतरी की अपनी मांग पूरा न होने से देश भर के बैंक कर्मचारी और अधिकारी सरकार के रवैये से खासा नाराज है। वेतन पुनर्निर्धारण कर वेतन में 25% की बढ़ोतरी की मांग कर रहे बैंक कर्मी अपनी मांग मनवाने के लिए अब उग्र आंदोलन छेड़ने के लिए रणनीति बनाने में जुट गए हैं। अपनी लंबित मांगों को लेकर अखिल भारतीय बैंक अधिकारी महासंघ की कार्यकारी परिषद की बैठक आयोजित की गई, जिसमें अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने की रणनीति बनाई गई। 10 अक्टूबर को काले बिल्ले लगाकर सफल विरोध प्रदर्शन कर चुके बैंक कर्मी अब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के संकेत दे रहे हैं। शिमला में सिटी चैनल से बात करते हुए अखिल भारतीय बैंक अधिकारी महासंघ के सचिव गोपाल शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार ने अगर बैंक कर्मियों की वेतन बढ़ोतरी की मांग नहीं मानी तो महासंघ को मजबूरन अनिश्चितकालीन हड़ताल करने जैसा कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। ये हमारी डिमांड वेज रिवेन्यू से रिलेटेड है और जो कि बहुत पुरानी 1 नवंबर 2012 से निलंबित है और सरकार हमारी बातों को सुन नहीं रही है। और इस को रोष दिखाने के लिए हमने हमारी जो सेंट्रल बॉडी मीटिंग है आईबॉक की, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन की एक एमरजेंसी ईसी मीटिंग हुई है। ईसी मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि आने वाले समय में हम 10 तारीख से हमने एजुटेशनल प्रोग्राम शुरू किए हैं और 10 तारीख को हमारा ब्लैक वेज वीयरिंग का दिन था और वो पूरे इंडिया में सक्सेसफुल रहा है। और आज के दिन हमारा ऑल इंडिया रैली डेमोन्स्ट्रेशन जो 13 तारीख को जंतर मंतर में दिल्ली में हमारे सेंट्रल लीडर और वहाँ के जो ऑफिशियल लीडर्स और स्टाफ है वो इकट्ठा हुआ है और हमारे अदर मेजर सेंटर्स में आज हमारे डेमोन्स्ट्रेशन और रैलीज हुई हैं। इस उपलक्ष्य में हमने आज यहाँ पर एक मीटिंग ये कॉल की है, प्रेस रिलीज नोट हमने आज दिया है। उसमें सबसे बड़ा मुद्दा हमारा जो रहा है वो वेज रिवेन्यू से रिलेटेड रहा है और आने वाले समय में हो सकता है आज ही हमें लेट नाइट कोई हमारे सेंट्रल ऑफिस बियरर जो है हमारे दिल्ली में बैठे हुए वहाँ से कोई हमें न्यूज़ आए स्ट्राइक कॉल के लिए और बहुत ही जल्दी हमारे हो सकता है नवंबर के 2nd वीक में स्ट्राइक कॉल दी जाए 1 दिन की। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। सिटी रिपोर्ट के आज के इस अंक में बस इतना ही। प्रदेश भर की जानकारी के लिए देखते रहिए सिटी चैनल। नमस्कार।